हमने लास्ट टाइम किया था न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। आज हम सबसे पहले करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की जो यूनिट्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट्स दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरा होती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स आगे फिर दो प्रकार की होती है, एक एसआई यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट। और इसी तरह जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो भी दो तरह की होती है, एक एसआई और दूसरा सीजीएस। अब हम अगर एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है डाइन। डाइन इज द सीजीएस यूनिट एंड न्यूटन इज द एसआई यूनिट इन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये होती है ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स। न्यूटन एंड डाइन आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो ये था हमारा फोर्स की यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, कंसीक्वेंसेस क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ के, हम देखते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमें यह बताया गया है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव a body with uniform motion, with uniform motion। हमने यहां पे लिया है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उस बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, जब बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, देन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आता, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। और वी कैन से दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तभी प्रोड्यूस होता है जब चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये कहता है F इज इक्वल टू ma। बट हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस m इंटू जीरो, और
F इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर F 0 है इट मींस फोर्स की जरूरत नहीं है, फोर्स तो 0 है पर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस बॉडी को चलाने के लिए, उस बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट कंसीक्वेंसेस है। दूसरा, अगर हम देखें कि जो फोर्स है हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हम कैसे हमारी हेल्प करता है। तो सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां से हमने क्या किया, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमें ये कहता है F इज इक्वल टू ma, और जो a होता है स्टूडेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m dv ओवर dt। तो हमने फोर्स को मेजर करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय नोइंग m एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी we can measure magnitude of force। हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें बॉडी का मास पता चल जाए और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज रिक्वायर फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन, देखो एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, जैसे हमने पहला पॉइंट किया है बिल्कुल उसी तरह ही है ये भी, कि जब भी हमने किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, एक्सेलरेट का मीनिंग है वेलोसिटी चेंज करनी है। अगर वेलोसिटी चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर तो हमें उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट इसका यही है, एक्सेलरेटेड मोशन always require force। तो हम यहां पे उल्टा प्रूव करते हैं, हम ये लेके चलते हैं। हमने ये कहा कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज रिक्वायर फोर्स। जब भी कोई बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, पर हम ये मान लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 0। हमने ये मान लिया कि फोर्स 0 है। अगर फोर्स 0 है तो हम देख लेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma होता है, बट अभी हम बात करके आए हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है देन दिस इंप्लाइज दैट ma इज इक्वल टू 0। फोर्स की जगह हमने 0 रख दिया। अब किसी भी बॉडी, कोई दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है ये, और उस प्रोडक्ट की आंसर जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट में से एक वैल्यू जो है वो 0 है। दोनों भी 0 हो सकती है पर एटलीस्ट वन वैल्यू 0 ही होगी। तो हम देखते हैं, अब हम बात करें मास, तो मास कैन नेवर बी 0। मास कभी 0 नहीं हो सकता किसी भी बॉडी का, क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास कभी 0 ले ही नहीं सकते। कोई बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो उसका मास 0 नहीं हो सकता। तो मास 0 नहीं है।
अगर मास जीरो नहीं है तो इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन कैसे होगा? जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो ही हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसके दो मीनिंग बन गए। एक्सेलरेशन जीरो मींस या तो बॉडी रेस्ट पे है और या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वो रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो सकता, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो इसके लिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब एफ भी जीरो नहीं होगा। तो एफ जो है, अगर हमने किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो हमें उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे, कुछ रिजल्ट थे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को ना समझ में लगा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।